क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर संदेशवाहन संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लें, उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह पर जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति जब अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को बताता है ताकि बातचीत करने के बाद में दूसरे व्यक्ति को भी वही समझ आ जाए जो कि पहला व्यक्ति बताना चाहता है। एग्जांपल हम लेते हैं, फैक्ट्री में जैसे ही वर्कर्स आते हैं तो उनका सुपरवाइज़र जो है उनको आके बताता है कि आज आपने ये काम करना है, इस प्रकार से करना है। उनको सारा काम करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर जो है वो समझाता है। तो ये बातचीत करने का जो तरीका है या जो प्रक्रिया है, इसको ही हम कम्युनिकेशन, संदेशवाहन या संप्रेषण कहते हैं। तो मीनिंग पर आते हैं। पहले दिया गया कि लैटिन वर्ड ये कम्युनिस्ट से बना है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, कि जो पहले केवल हमारे को ही ज्ञात था, अब कम्युनिकेशन हो जाने के बाद जब हमने ये संदेशवाहन कर दिया, कम्युनिकेशन कर दिया, ये किसी व्यक्ति को हमने बता दिया, अब उसके बाद जो पहले हमारे को पता था वो अब दूसरे व्यक्ति को भी ज्ञात हो गया। हमारे विचार, हमारे थॉट सब कॉमन हो गए, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम इसकी याद करेंगे कीथ डेविस के अनुसार। संदेशवाहन मतलब कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया मतलब एक कार्य है जिसके के अंतर्गत संदेश, जो हमारा मैसेज है, संदेश है या हमारी समझ जो हमने समझा है उसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंग टू द की डेविस, द कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास द इंफॉर्मेशन। हमने अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे व्यक्ति को देनी है, कोई सूचना देनी है। और एंड अंडरस्टैंडिंग, जो पहले हमने अंडरस्टैंड किया था वो दूसरे व्यक्ति को देना है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब आते हैं संदेशवाहन की विशेषता एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट दिया गया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, टू और मोर देन टू पर्सन्स। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति खुद से बात करता है तो ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। एक मैनेजर जब आता है अपनी फैक्ट्री में तो अपने से नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स या वर्कर्स को जो कुछ सूचनाएं देता है, वो चाहे एक व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हों, ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सेकंड है विचारों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़। विनिमय होता है लेना और देना। विचार हम दूसरे व्यक्ति को देते भी हैं। हमने किसी को कार्य बताया, उस व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं समझ में आई इसलिए उसने हमसे पूछा या उसने हमारे को सजेशन दी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये विचारों का एक्सचेंज, लेन देन हो सकता है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, हमारे आइडिया एक्सचेंज होते हैं। हम भी कुछ बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ बताएगा, इसमें हमारे विचार हो सकते हैं, एक अधिकारी के द्वारा आदेश हो सकती हैं, हमारी भावनाएं, थॉट्स, ऑर्डर्स और इमोशंस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपसी समझ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रिसीवर जो है, जो व्यक्ति संदेश को प्राप्त करने वाला है, रिसीवर है। संदेशवाहन तभी सही माना जाएगा जबकि हमारी समझ एक जैसी हो जाती है। जिस सेंस में संदेश देने वाले व्यक्ति, कम्युनिकेटर ने संदेश भेजा है, उसी सेंस में, उसी भावना को, उसी समझ को सामने वाले व्यक्ति ने उसी सेंस में समझा है। और केवल समझना ही पर्याप्त होता है। आगे हमने लिखा कि टू फॉलो ऑफ द ऑर्डर्स, फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर्स इज नॉट कंपलसरी। अब वो हमारे आदेश के अनुसार उस कार्य को करता है या नहीं करता, ये आवश्यक नहीं है संदेशवाहन के लिए। बस संदेशवाहन में यही आवश्यक है कि जो हमने उसको बोला उसको वो समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संदेशवाहन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। जब व्यक्ति हमारे सामने है, एक मैनेजर ने वर्कर को अपने कैबिन में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया और उसे कार्य बताया कि आपने ये कार्य इस प्रकार से करना है, तो ये प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। आमने सामने बैठकर हमने बातचीत की। अप्रत्यक्ष संदेशवाहन का मतलब होता है जब व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता पर हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, लेटर के माध्यम से, सर्कुलर हो सकते हैं इत्यादि। फिफ्थ पॉइंट है लगातार प्रक्रिया या कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक बार संदेश भेज दिया, एक बार ऑर्डर हमने वर्कर को दे दिया तो हमारा काम हो गया। लगातार हमारे को वर्कर्स के कांटेक्ट में होना रहना होगा, उनकी समस्याओं को हल करना है, समय समय पर उनको आदेश, निर्देश, डायरेक्शंस उनको दी जानी चाहिए। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस या लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया होती है।
सिक्स पॉइंट है शब्दों और संकेतों का प्रयोग, यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड द सिंबल। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ ऑफ द वर्ड्स एंड द सिंबल्स। सो कम्युनिकेशन संदेश देना जो होता है वो रिटर्न में हो सकता है, लिख करके हम दूसरे व्यक्ति व्यापारी को ऑर्डर दे सकते हैं कि सामान हमारे को भेज दो। वर्बल मौखिक हो सकता है, बोल करके हम हो सकते हैं। जेस्चरल मतलब संकेत के द्वारा हो सकता है, जैसे कि बेल बजाई जाती है, इसका मतलब पीएन को आना है। नोडिंग, किसी वर्कर ने पूछा काम करना है कि नहीं करना, तो हमने सिर हिला के बोला हाँ करना है। डिसीजन ऑफ रेफरी जो होता है क्रिकेट के टाइम पर, कि अपनी फिंगर्स के माध्यम से वो इशारा करता है कि ये माना जाए डिसीजन या ना माना जाए इत्यादि, ये सांकेतिक होता है। सेवन पॉइंट है द्विमार्गीय विनिमय या टू वे ट्रैफिक। द्विमार्गीय टू वे कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऐसा नहीं है मैनेजर अपनी ही बात को कहेगा, बल्कि वर्कर जो है वो भी अपनी समस्याओं का समाधान मैनेजर से ले सकता है। इसलिए से तो द्विमार्गीय मतलब टू वे कम्युनिकेशन, टू वे ट्रैफिक हम इसे कह सकते हैं, कि मैनेजर भी बात बताएगा और वर्कर भी अपनी कोई शंका है तो उसका समाधान करेगा। आठवां पॉइंट है संदेशवान व्यक्तिगत समझ और मनोदशा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड इमोशंस। सामान्यतः क्या होता है कि दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, परसेप्शंस, जितनी उसकी समझ है उसके अनुसार ही व्यक्ति उस शब्द का अर्थ समझता है। मान लो हमने कोई शब्द का प्रयोग किया किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, वो जितना समझता है उस शब्द के बारे में उसके हिसाब से वो अर्थ उसका निकालेगा। दूसरी बात है इमोशंस, ये मनोदशा। कई बार मैनेजर थोड़ी सी बात के ऊपर अगर उसको बोलता है कि आपने ये गलत कर दिया, तो अगर उस पहले उसकी मनोदशा अच्छी नहीं है, किसी बात से वो परेशान है, तो वो उससे ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। और यदि वो खुश है, उस वक्त ज़्यादा प्रसन्न है, थोड़ा सा बोल भी दिया तो वर्कर को उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता। इसका मतलब हमारे जो कम्युनिकेशन होता है उसमें व्यक्ति की मनोदशा, इमोशंस, परसेप्शन, समझ का बहुत बड़ा महत्व होता है। नाइन्थ पॉइंट है इसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना होता है। इट्स गोल इज टू इंक्रीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी समझ, मैनेजर्स और वर्कर के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ेगी कि हम उनको अपनी समस्याएं बताएंगे, अपना कार्य बताएंगे, क्या कार्य करना है, उसका क्या लाभ होगा, ये सब कुछ समझाएंगे तो हमारी समझ बढ़ जाएगी, तो फिर आसानी से हम कार्य कर पाएंगे। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे कि समस्या ज़्यादा खराब रूप ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण के विभिन्न रूप, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें है प्रार्थना या रिक्वेस्ट। जब भी वर्कर अपनी कोई समस्या होती है उसके लिए प्रार्थना उच्च अधिकारी से करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये एक टाइप है हमारी कम्युनिकेशन की। वर्कर की कोई समस्या थी, उसने रिक्वेस्ट की है उच्च अधिकारी से कि हमारी इस कार्य को पूरा कर दिया जाए या हमारी समस्या का निवारण कर दिया जाए। ये इस वर्कर जो अपनी शिकायत या समस्या को रखते हैं उच्च अधिकारियों के सामने, यह रिटर्न हो सकता है या वर्बल, वर्बल मतलब बोल करके हो सकता है। सेकंड पॉइंट है सूचना या फिर एन इन्फॉर्मेशन। अगर कोई सूचना मांगी है हायर अथॉरिटीज़ ने, उच्च अधिकारियों ने नीचे वाले वर्कर से, तो हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और हायर अथॉरिटीज़ को। ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मांगी है वो रिटर्न भी हो सकती है, लिख करके दे सकते हैं, वर्बल बोल के दे सकते हैं, और इन फिगर्स, जैसे उसने मांगा कितनी सेल होगी, इतने रुपए की होगी, तो फिगर्स में होगी। थर्ड पॉइंट है शिकायतें या कंप्लेंट्स हो सकती हैं। कोई अधिकारी अगर कोई शिकायत है किसी वर्कर से, तो वो शिकायत बोल करके भी कर सकता है, तो ये भी कम्युनिकेशन का प्रकार। आदेश, ऑर्डर जो होता है, आदेश भी दिया जा सकता है उच्च अधिकारी के द्वारा नीचे वाले कर्मचारी को कि आप ये कार्य को करेंगे। तो आदेश जो होता है ये हमेशा ही ध्यान रखना है, ऊपर से डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, मतलब उच्च अधिकारी नीचे वाले कर्मचारी को ही देता है। नीचे वाला कर्मचारी कभी भी हायर अथॉरिटी उच्च अधिकारी को आदेश नहीं दे सकता। पांचवा पॉइंट है अवलोकन एंड ऑब्जर्वेशन। किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण को निर्णय लेते समय ध्यान में रखना। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस समय हमारे को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति, ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो इस चीज़ को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। इन सब को ध्यान में रख कर ही हम कोई डिसीज़न लेते हैं, और डिसीज़न लेकर फिर उन वर्कर को बताते हैं। बट डिसीज़न लेने से पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो इन्फॉर्मेशन अवलोकन, ऑब्जर्व करके हमारे को प्राप्त होती है। सिक्स पॉइंट है निर्देश एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देना कि भाई आप ये कार्य करेंगे, ये नहीं करेंगे, किस प्रकार से करना है, वो इसके अंडर आता है। अगला पॉइंट है नीति बनाते समय, इन मेकिंग द पॉलिसीज़। नीति नियम क्या होते हैं प्लानिंग चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही समझ लीजिएगा, इस संस्था में अपनी कंपनी के लिए कोई नियम यदि हम बना रहे हैं तो उसको बनाते समय हमारे को, हमने क्या बनाया, क्या डिसाइड हमने किया कि हमारी कंपनी में कार्य होगा, इस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें जो है
जो हमने डिसाइड किया वो वर्कर को बताना। यदि हम अपने मन में डिसाइड करके रख लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं, जब तक कि सभी कर्मचारियों के द्वारा उसका पालन ना किया जाए। कर्मचारी तभी पालन करेंगे जब उनको उसके बारे में जानकारी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, जो है संदेशवाहन की आवश्यकता। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। हेडिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि संदेशवाहन या कम्युनिकेशन जो उसके आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले संदेश प्रेषक या सेंडर होना चाहिए। संदेश प्रेषक का क्या मतलब हुआ, एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि कोई इन्फॉर्मेशन देगा, कोई आदेश निर्देश देगा। ये संदेश को भेजने वाला व्यक्ति, इसे हम सेंडर कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, मतलब एक्सप्रेस करना, बताना। ये अपने विचारों को कैसे बता सकता है सेंडर, संदेश भेजने वाला व्यक्ति, बोल करके या फिर लिख करके ऑर्डर दे सकता है, कार्रवाई करके किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेके कर सकता है, चित्र बनाकर, डायग्राम जैसे ग्राफ बनाकर, हिस्टोग्राम इत्यादि, पाई चार्ट इत्यादि बना करके भी कोई चीज़ें बता सकता है। सेकंड जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो है प्रापक, संदेश प्रापक, जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। केवल संदेश देने वाला व्यक्ति, केवल बोलने वाला व्यक्ति तो है, पर संदेश को प्राप्त करने वाला, सुनने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए एक व्यक्ति, संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर भी होना चाहिए। ये व्यक्ति या तो श्रोता हो सकता है, श्रोता मीन्स ऑडियंस जो कि सुनता है, या फिर पाठक हो सकता है जो कि पढ़ता है। मतलब अगर ने ऑर्डर दिया है तो उसको रिटर्न में उसको कोई पढ़ेगा, या फिर दर्शक, अगर कोई डायग्राम है तो उसे देखने वाला होगा। थर्ड है मैसेज, संदेश भी होना चाहिए। मैसेज जब तक नहीं होगा तब तक संदेशवान हो ही नहीं सकता है। तो मैसेज क्या हो सकता है, आदेश हो सकता है जो कि एक मैनेजर वर्कर को देता है, ऑर्डर। निर्देश हो सकता है, डायरेक्शन, कैसे इस कार्य को करना है। सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कोई प्रार्थना, रिक्वेस्ट कर सकता है वर्कर की मेरा ये कार्य कर दिया जाए। सुझाव, सजेशन दिया जा सकता है किसी के द्वारा, यदि आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीति, पॉलिसी हो सकती है हमारी कंपनी की, हम लोगों को उधार देंगे या नहीं देंगे। या फिर शिकायत, कंप्लेंट हो सकती है। ये सारे मैसेज में हो सकते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है हमारा संप्रेषण श्रृंखला या कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल के बारे में मतलब क्या हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये संदेश जो दिया जाएगा किस तरीके से दिया जाएगा। तो दो तरीके हैं इसमें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, एक कंपनी में डायरेक्टर ने मैनेजर, मैनेजर ने सुपरवाइज़र, फोरमैन इत्यादि, फोरमैन सुपरवाइज़र इत्यादि से होते हुए वर्कर तक पहुंचा। तो ये एक चैनल हो गया जो कि कंपनी में बना हुआ है। तो इसे में औपचारिक या फिर फॉर्मल कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र को कोई बात बता रहा है, तो वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल कहलाता है। तो इसका जो श्रृंखला है, चैनल है, जहाँ से होकर संदेश फ्लो करता है, मैसेज फ्लो करता है, वो तीन सामने डायग्राम बनाए गए हैं। पहला हो गया हमारा सर्कुलर, जैसे ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को बताया और उससे एक हो गया। तो यहाँ पर मैसेज जो है वो एक सर्कल में ही जाएगा। डायरेक्टली ए जो है वो डी को नहीं बता सकता, ए जो है सी को नहीं बता सकता। तो ये सर्कुलर हो गया। उसके बाद हमारा है चेन प्रोसेस। यहाँ पर भी वैसा ही है कि ए बी को बोलेगा, बी ए को बोल सकता है, बी फिर सी को बोल सकता है, सी ए बी को बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एरो मार्क दोनों तरफ को है। कम्युनिकेशन टू वे है, सी डी से बात कर सकता है और डी ई से बात कर सकता है, जबकि ए ई से बात नहीं कर सकता है। तो इसे हम चेन चैनल कहेंगे। अगला है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है ए जो है वो सेंटर में बैठा हुआ मैनेजर है, जो कि बी से बात कर सकता है, बी ए से भी कर सकता है, ए सी से कर सकता है, सी ए से कर सकता है, परंतु बी सी डी ई आपस में नहीं कर सकते। सबको जो भी बात करनी है वो सेंटर मतलब ए से करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, वो है संदेशवाहन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डायग्राम हमारा बना हुआ है। इस डायग्राम में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिए गए हैं। तो ये डायग्राम मैंने तो 1 2 3 4 लिखा है, आपने जब उसको अपने नोट्स में बनाना है या एग्जामिनेशन में जब आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं लिख के ये जो पॉइंट्स हमारे को दिए गए हैं, सेंडर, एडिएशन, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, वैसे ये नाम लिखने हैं आपने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पेज पे जगह कम थी इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है। आप इन नाम को लिखिएगा। फिर सर्कुलर में ये भी सेंटर में आप लिखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस संदेशवाहन की प्रक्रिया। तो हम समझते हैं कि सर्कल में किस प्रकार से चलता है, क्योंकि जब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम प्रोसीजर
प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं संदेशवाहन की, तो वहाँ पर कोई पॉइंट आगे पीछे नहीं होता। जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में ये दिए गए हैं, उसी क्रम में ही पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होगा। हम कहेंगे प्रेषक या संदेश भेजने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, सेंडर या कम्युनिकेटर होना चाहिए, जो कि संदेश को दूसरे व्यक्ति को देगा। अपने मैसेज को देने वाला कोई व्यक्ति सबसे पहले होना चाहिए। अब जब व्यक्ति आ गया तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, विचार की सृष्टि, जिसको हम बोलते हैं आइडिएशन। एक आइडिया आना चाहिए। ये जो सेंडर है, इसके मस्तिष्क में, इसके माइंड में एक विचार, एक थॉट जो है वो पैदा होता है। विचार को हम साफ सहमी समझ लेते हैं। मतलब अब ये विचार जो हमारे माइंड में आए, हमारे को अपने माइंड में पहले क्लियर कर लेना है, हमने समझ लेना है कि हम क्या बोलना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को। जब तक हमें ये थॉट खुद क्लियर नहीं है, हम सही प्रकार से दूसरे व्यक्ति को नहीं बता पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट आ गया कम्युनिकेटर के माइंड में एक थॉट का आना, विचार का आना। विचार की सृष्टि, सृष्टि का मतलब उत्पन्न होना। थर्ड पॉइंट है हमारा संदेश या फिर मैसेज। अब संदेश जो हमने भेजना है, पहले हमारे मन में विचार आया कि हम संदेश भेजें कुछ, और उसके बाद में अब हमारे पास संदेश होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे विषय वस्तु होनी चाहिए, जो कि हम दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हैं। विषय वस्तु क्या हो सकती है, हमारे विचार हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, हमारी सम्मति, ओपिनियन हमारे हो सकते हैं, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स हो सकती हैं, व्यूज़ हो सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण, एटीट्यूड हमारा हो सकता है, ऑर्डर एक दे सकता है अधिकारी, या फिर सुझाव, सजेशंस इत्यादि दे सकते हैं। अब जो विचार हमारे मस्तिष्क में आ चुके हैं, जिसको हमने कहा संदेश हमारे पास जो है, अब हम क्या करेंगे, इनको संदेशबद्धता, चौथा पॉइंट हमारा आ गया एनकोडिंग। इन जो विचार हमारे मस्तिष्क में हैं, इन विचारों को हम कुछ शब्दों में बांटेंगे। शब्द इंग्लिश में हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, आसान शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने विचार, अपने थॉट्स को, जो पिक्चर हमारे माइंड में आई है, उस पिक्चर को हम कुछ शब्दों का रूप देंगे, शब्दों में बांधेंगे। तो संदेशबद्धता हो गई, इसे हम एनकोडिंग कहते हैं। संदेश को स्पष्ट शब्दों में बांधना है, संकेतों में बांधा जाता है। डिपेंड्स ऑन द मीडियाज हु कैरीज द मैसेज। ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मीडिया से संदेश देना चाहते हैं। क्या हम संदेश लिख कर देना चाहते हैं, बोल कर देना चाहते हैं, संकेत में देना चाहते हैं, चिन्ह में देना चाहते हैं, या चित्र में देना चाहते हैं। उसके अनुसार ही संदेश को हम इन चित्रों में, संकेतों में, चिन्हों में जो है लिखेंगे या बांधेंगे। पांचवा स्टेप इसके बाद आ गया, जब हमने शब्दों को रूप दे दिया। अब अगला पॉइंट हमारा आता है माध्यम या फिर मीडिया। अब माध्यम का मतलब है कि हम संदेश, जो अपना मैसेज है, जो हमने अब तैयार कर लिया, कुछ शब्दों में बांध लिया, अब उसको हम भेजेंगे कैसे। तो उसके, जिस तरीके से हम भेजेंगे, उस वो तरीका, जो मीडिया है, उसे हम माध्यम कहते हैं। संदेश फेस टू फेस हो सकता है, व्यक्ति को सामने बैठकर बोल सकते हैं, लेटर के माध्यम से दे सकते हैं, किसी मैसेंजर या पीएन के थ्रू मैसेज भिजवाया जा सकता है, फ़ोन करके हो सकता है, जीमेल के थ्रू हो सकता है, संकेत जेस्चर्स में हो सकता है। मीडिया सेलेक्टेड एज पर द नेचर ऑफ द मैसेज। किस प्रकार का मैसेज है, जैसे बहुत दूर अगर संदेश देना चाहते हैं तो हम टेलीफोन पर देंगे, पास में है तो व्यक्ति को बुला करके भी दे सकते हैं। सिक्स पॉइंट हमारा है संदेश प्रेषण। जब हमने मीडिया को चुन लिया कि अब इस मीडिया के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा संदेश देना है, तब हमने संदेश को भेजना है। तो संदेश प्रेषण, प्रेषण होता है भेजना, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना। या तो हम डायरेक्टली व्यक्ति को बुलाएंगे, उसे हम संदेश दे देंगे, मैसेज दे देंगे, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब किसी और माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजेंगे, पीएन के थ्रू मैनेजर जो है वर्कर तक मैसेज को पहुंचाएगा, या फिर फ़ोन के द्वारा। तो संदेश को हम भेजेंगे। जो संदेश को भेजने का प्रोसीजर है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन। अब जब हमने संदेश यहाँ से भेज दिया है, तो आगे कोई व्यक्ति तो होना चाहिए उसे रिसीव करने वाला। तो दैट पर्सन इज़ नोन एज रिसीवर, प्राप्त करता, जो कि उस संदेश को प्राप्त करे। ऐसा व्यक्ति संदेश भेजने के बाद आगे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया एट्थ हमारा, संदेश की प्राप्ति। अब वो व्यक्ति जो है, जो संदेश हमने भेजा है, उस व्यक्ति को, वो मैसेज को वो रिसीव करेगा, रिसीविंग द मैसेज। तो वो मैसेज को रिसीव करेगा। अब रिसीव कर जब उसने कर लिया, लेटर जब उसको मिल गया है, तो नाइन्थ पॉइंट हमारा है संदेश वाचन या डिकोडिंग। पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जब हमारे माइंड में थॉट्स आए थे, उन थॉट्स को हमने शब्दों में बांधा था, तो हमने उसे एनकोडिंग कहा था, संदेशबद्धता। अब जब उस व्यक्ति तक वो हमारा लेटर पहुंच चुका है, हमारा संदेश पहुंच चुका है, तो वो उस लेटर को पढ़ेगा, वर्कर, व्यापारी, ट्रेडर पढ़ेगा कि मुझे क्या सामान का ऑर्डर दिया गया, कौन कौन सी चीज़ें मुझसे मंगवाई गई। तो इसे संदेश का वाचन या डिकोडिंग कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जब हमने हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आए थे, तो हमने उनको शब्दों में बांधा, शब्दों में बांध करके हमने लेटर में लिखा और उसे भेज दिया। अब वर्कर, जब सामने वाला रिसीवर, जो सामने वाला बिजनेसमैन है, जब उसको वो लेटर मिला तो उसने उसको पढ़ा,
जैसे ही वो शब्दों को आगे से आगे पढ़ता चलेगा, लेटर को आगे से आगे पढ़ता चलेगा, तो जो थॉट्स हमारे माइंड में थे जब हम लेटर लिख रहे थे, वो सेम थॉट्स उस वर्कर या उस नए बिजनेस में रिसीवर जो बिजनेसमैन है उसके माइंड में पैदा होने लगेंगे। मतलब जो थॉट्स हमारे माइंड में थे वो थॉट्स वर्ड्स को पढ़ पढ़ के उसके माइंड में हो जाएंगे। तो ये डिकोडिंग कहलाता है। यहाँ पर वो जो हम समझ रहे थे उसी चीज़ को वो समझने लगता है, वो अपनी समझ के अनुसार उसका अर्थ निकालता है, उसकी जो हमारे विचार हैं उसको ग्रहण करता है, रिसीव करता है। अगर उसे कोई शक होता है, उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसे दूर कर सकता है, पूछ सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर हम आमने सामने हैं तो। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, 10th पॉइंट, वो है कार्रवाई या फिर एक्शन। जब उसने उन चीज़ को पढ़ लिया तो उसके बाद में अगला स्टेप, जैसे कि मैनेजर ने वर्कर को बोला भाई ये काम करो, तो वर्कर ने उस लेटर को पढ़ा, उसके बाद में उसने वो काम करना शुरू कर दिया, तो ये हो गई कार्रवाई या फिर एक्शन। परंतु कम्युनिकेशन का प्रोसीजर यहीं पर ख़त्म नहीं होता। 11 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि, वापस जानकारी या फीडबैक। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब हमने एक सेंडर ने जब एक मैसेज भेज दिया, किसी संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुछ संदेश भेजा है, तो उसके बाद में हमारी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये जानें कि क्या संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने उस मैसेज का मीनिंग वही समझा है जो हम बोल रहे हैं, कहीं उसका कोई और मीनिंग तो नहीं समझ लिया उसने। ठीक है, जो हम बोलना चाहते थे वही उसने समझा है कि नहीं समझा, ये कैसे मालूम चलेगा? उसकी प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन से हमें मालूम चलता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, संदेशवाहन का प्रबंध में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन इन द मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में प्रबंध का महत्व और प्रबंध में किसी भी चीज़ का महत्व पूछा जा सकता है या उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी पूछी जा सकती है। तो मैनेज प्रबंध में महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम यहाँ पर समझेंगे मैनेजमेंट क्या चीज़ है। एक मैनेजर होता है व्यक्ति और उसके द्वारा किए जाने वाले काम को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजर के द्वारा जब काम किया जाएगा तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन कैसे काम आएगी। तो पहला पॉइंट दिया गया प्रबंधकीय कुशलता, मैनेजरियल एफिशिएंसी। एक मैनेजर कम्युनिकेशन के द्वारा क्या करता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, ऑर्डर और डायरेक्शंस देता है, वर्कर की समस्याओं को सुनता है, समझता है, उन्हें उपाय बताता है कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, और एक्सचेंज करता है अपने विचारों को। सेकंड पॉइंट है शीघ्र निर्णय का आधार, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है वो किसके बेस पे लेगा, जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा उसके बाद ही वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेता है। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो कहाँ से आई, कम्युनिकेशन से आई। थर्ड पॉइंट है सहयोग को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ द कॉपरेशन। सहयोग को बढ़ावा, प्रमोट करना, किस चीज़ को, कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब मिलकर के करना, कार्य करना। कम्युनिकेशन तभी ज़्यादा समय तक चल सकता है जबकि सामने वाला व्यक्ति भी कोऑपरेट करे और हम भी उसके साथ कोऑपरेट करें। इज़ पॉसिबल विद कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन ओनली। मिलजुल के हम तभी कार्य कर सकते हैं जब लगातार हमारा कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रभावपूर्ण नेतृत्व की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। कर्मचारियों का विश्वास। यहाँ पर अब देखें, इफेक्टिव लीडरशिप, हमें लीडरशिप बनानी है अच्छे तरीके से। एक मैनेजर जो है लीडर के रूप में कार्य करता है, वो तभी अच्छे तरीके से होगा जब हम कर्मचारियों का विश्वास जीत पाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे सलाह करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, इच्छाओं को समझेंगे, सही समय पर हम वर्कर को आदेश देंगे, निर्देश देंगे। परिणाम की, तो यदि सारे कार्य सही समय पर होते हैं तो फिर परिणाम की गलतफहमियां नहीं होती, रिजल्ट हमारा ठीक आता है। तो ये सभी कार्य सही तब होंगे जब हम कम्युनिकेशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कार्य संबंधी सूचनाएं पहुंचाना, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशंस, प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशंस। कार्य के बारे में सूचना, वर्कर ने जो काम करी है उसकी इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, कम्युनिकेशन के द्वारा। क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ शुरू करना है, कहाँ से हमें हेल्प मिलेगी, इन्फॉर्मेशंस क्या चाहिए इसके लिए, ताकि कार्य, यदि ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी तो काम हमारा रुक जाएगा। सिक्स पॉइंट हमारे को दिया गया अनुशासन, डिसिप्लिन। टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ अबाउट दी पॉलिसीज़। कंपनी की जो नीतियाँ हैं, नियम है, उसके बारे में हम वर्कर को बताएंगे। कितने समय, ड्यूटी आवर्स, कितने टाइम तक उसने कार्य करना है, सामान कहाँ पर उसने रखना है, ड्रेस कोड क्या है, कौन सी ड्रेस वो पहन कर आएगा, कहाँ पर टूल्स औजार जो फैक्ट्री में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम उसको बता देंगे, समझा देंगे, तो अपने आप कार्य सही तरीके से चलेगा, मतलब डिसिप्लिन में चलेगा। पर बता देंगे, यही तो कम्युनिकेशन है। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक संबंध या पब्लिक रिलेशंस। समाज से संपर्क बनाकर रखना भी मैनेजमेंट का कार्य है, प्रबंधकों का कार्य है। कर्मचारी समाज, क्योंकि जो भी हमें वर्कर्स या कर्मचारी चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, समाज से।
सोसाइटी से मिलते हैं। ग्राहकों को हमें संतुष्ट करना होता है, हमारे जो कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई करना है। कम्युनिकेशन, हम उन्हें बताएं कि हमारी चीज़ में ये क्वालिटी है, तभी वो सेटिस्फाई होंगे। शेयर होल्डर्स हमारे जो होते हैं उनका भी विश्वास जीतना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। 8वां पॉइंट है शांति की व्यवस्था, मेंटेनेंस ऑफ द पीस, ताकि हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक ना हो, लॉकडाउन ना हो। इसलिए हमारे वो वर्कर्स को सही सही इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में बतानी चाहिए, और वर्कर की अगर कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स है, वो मैनेजर्स को बताएंगे। और ये जो एम्प्लॉयज़ को बताना, मैनेजर्स को बताना, ये कम्युनिकेशन। 9 पॉइंट है आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द डाटास। मैनेजर जो प्लान करते हैं कंपनी के बारे में, प्लानिंग वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन से आएगी। 10 पॉइंट है मनोबल वृद्धि, अभिप्रेरणा देना, बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड द मोटिवेशन। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उनका मनोबल को बढ़ाना। हम बढ़ा तभी पाएंगे जबकि हम कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे को दिया गया वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितना टाइप का, डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बस आप डायग्राम ये बना लीजिएगा। उसके बाद में हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जब डिस्कस हम करेंगे इसके बारे में आगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन को 3 टाइप में बांटा है। एक है संबंधों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, दिशा के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, व्याख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। अब संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की है, औपचारिक संदेशवाहन संप्रेषण या अनौपचारिक संप्रेषण, जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। संबंध अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, औपचारिक, अनौपचारिक या फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। संबंधों के आधार पर का मतलब क्या हुआ, एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है और उसके नीचे एक काम करने वाला वर्कर है। तो यहाँ पर हमारा संबंध क्या है, एक मैनेजर और वर्कर का है। ये फैक्ट्री का संबंध है, ऑफिस का संबंध है, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल रिलेशन। और इस संबंध में जो हमारी बातचीत होगी, एक मैनेजर जो वर्कर को काम बता रहा है फैक्ट्री का, ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। परंतु एक मैनेजर का जो है वर्कर के साथ में रिश्तेदारी है, ठीक है, और वो अपने घर की बता रहा है, निजी बात बता रहा है। या एक कंपनी में हम काम करते हैं, हम दूसरे मैनेजर से सलाह रहे हैं, किसी और कंपनी के मैनेजर से सलाह ले रहे हैं, भाई मेरे काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ। तो ये हमारा ऑफिस का काम नहीं हुआ, मतलब वो मैनेजर किसी और कंपनी का है, हम अपना कर रहे हैं, तो ये हो गया अनौपचारिक, हम इसे कहते हैं संप्रेषण, इनफॉर्मल। ये अपनी कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपनी जान पहचान के अकॉर्डिंग। दूसरा हो गया दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, नीचे की ओर डाउनवर्ड, हम इसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे और का मतलब हुआ एक मैनेजर अपने से नीचे वाले कर्मचारी को आदेश दे रहा है। उसके बाद है ऊपर की ओर अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसका मतलब वर्कर की कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उच्च अधिकारी से, तो ऊपर की ओर मैसेज देगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक लेवल, समतल। समतल का मतलब है एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से, एक सुपरवाइज़र दूसरे सुपरवाइज़र से, एक वर्कर दूसरे वर्कर से। और एक है डायगोनल का मतलब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तिरछी लाइन में हो गया डायगोनल या आरेखी हम कहेंगे। उसके बाद हमारे बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन, कैसे हम व्याख्या के आधार पर, व्याख्या मतलब बताना, कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो संदेशवान जो है मौखिक हो सकता है, ओरल हो सकता है, बोल करके हो सकता है, लिखित संप्रेषण हो सकता है, लिख करके संदेश दिया जा सकता है, सांकेतिक या सरल हो सकता है, जैसे सिर हिलाकर हमने बोला ये काम करना है या नहीं करना है।